So we start with the next thing, that is इंडिया रशिया. ठीक है. जब हम वर्ल्ड रिलेशंस में बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस में चर्चा करें, तो अगर इंडिया यूएसए के बाद में किसी देश का नाम आता है सबसे ज्यादा, तो वो आता है इंडिया रशिया का. क्योंकि यूएसए के बाद में अगर सेकंड डोमिनेंट कोई नेशन है वर्ल्ड में, तो वो है कौन? रशिया. और रशिया अपना इम्पैक्ट वर्ल्ड में बहुत अच्छे से बनाकर बैठा हुआ है. सो आज का जो लेक्चर है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किसके ऊपर? इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है उस पर, जिसको आप रशिया कहते हो. बेसिकली ये पहले क्या हुआ करता था? तो रशिया से पहले यूएसएसआर था. ठीक है, यूएसएसआर जिसे कहा जाता था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. 1920s का एक दौर था जब इंटीग्रेशन हुआ. ठीक है, एक पूरे की पूरी साल आइडेंटिटी वाले जितने भी देश थे उनका, और एक संगठन, एक नेशंस का संगठन बना जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड था. कौन सी आइडियोलॉजी पर बेस्ड था? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड, जिसे क्या कहा गया? यूएसएसआर कहा गया. एक डिस्प्यूट या एक डाउट लोगों के दिमाग में हमेशा है, और वो है इन आइडियोलॉजी को लेके. तो मैं बहुत ब्रीफ में एक बात समझाता हूँ. जनरली दो आइडियोलॉजी एक दूसरे के काफी पैरेलल डेवलप हुई, और वो आइडियोलॉजी कौन कौन सी थी? तो एक आइडियोलॉजी थी आपकी सोशलिस्ट, और दूसरी जो आइडियोलॉजी थी वो थी कम्युनिस्ट. इन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों का जो मानना है वो मानना सिंपल सा है. ठीक है, क्या है? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कहती है कि देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द मास. कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी कहती है देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द मासेस. सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कहती है ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज शुड लाई इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक या पीपल. ठीक है, जितना भी क्या अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो सब किसके कंट्रोल में होने चाहिए? वो पब्लिक के कंट्रोल में होना चाहिए. पब्लिक के कंट्रोल का मतलब हो जाता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए. When it comes to the communist, इनका भी कहना है, बट ये कहना कि there should be equal distribution of resources, बट इनका ये कहना होता है कि जितने भी resources हैं, all economic activities, जितनी भी कोई भी काम हो रहा है, there should not be anything private. सारी की सारी चीजें क्या होना चाहिए? सारी चीजें पब्लिक होना चाहिए. पूर्ण रूप से किसका कंट्रोल होना चाहिए? सरकार का कंट्रोल होना चाहिए. जब हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जब हम सोशलिस्ट पे जाते हैं, अब ये बातें लगती तो बहुत सिमिलर है, एक दूसरे के साथ में क्या लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, पैरेलल लगता है. जबकि जैसे ही ये एक साथ में आते हैं, ये एक सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है. किस टर्मिनोलॉजी में? कॉन्सेप्चुअल वाइज तो बड़े पैरेलल है. ठीक है, बट जब रूलिंग पार्ट में आ जाता है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इसकी बात आती है, तो ये बिल्कुल एक कॉइन के दो साइड हो जाता है. क्योंकि अगर सोशलिस्ट है तो वो नेशन कैसा होगा? वो डेमोक्रेटिक नेशन होगा. और अगर कम्युनिस्ट है तो कितना भी खुद को डेमोक्रेटिक कह ले, अगर कोई नेशन क्या है? कम्युनिस्ट है, वो खुद को कितना भी डेमोक्रेटिक कह ले, वो आखिरी में आके कैसा होगा? वो एक ऑटोक्रेटिक नेशन होगा, जहां जो राजा होगा वो अपने आप में एज ए डिक्टेटर क्या करेगा? वहां का जो भी लीडर होगा वो एज ए डिक्टेटर क्या करेगा? रूल करेगा. वर्तमान समय में आप रशिया में देखिए, ठीक है, वर्तमान समय में आप चाइना में देख लीजिए. ठीक है, वो जो सोशलिज्म के आधार पे आप देख रहे हो, तो बाकी जितने भी सोशलिस्ट बाकी नेशन जो बाद में डेवलप हुए, और आप इंडिया को देख लीजिए, तो यहाँ पे एक डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे किसका डेवलपमेंट होगा? कहीं ना कहीं एट लास्ट आकर वहां डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है वो होना तय है विद द स्टांस ऑफ आइडियोलॉजी. So when it comes, when USSR was formed, USSR believe in the ideology of what? Communist ideology. और वो कैसे रूल हो रहा था? तो एक ऑटोक्रेटिक फॉर्मेट में उसका क्या हो रहा था? रूल चल रहा था. इंडिया सोशलिस्ट था, यहाँ पे कैसा रूल चल रहा था? डेमोक्रेटिक चल रहा था. और ये दोनों एक बेसिकली आइडियोलॉजिकली क्या हो गए? हम जनरल बुकिश आधार पे देखी जाए तो दोनों पैरेलल हैं, बट एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो गए? धूल विरोधियों के निकल के आए. एक जो है वो डिक्टेटरशिप पे काम कर रहा है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग रूल की बात कर रहा है, और दूसरा किसके बारे में चर्चा कर रहा है? लिबर्टी या डेमोक्रेसी के बारे में कहानी बात कर रहा है. सो दिस इज हाउ द सिचुएशन वाज. 1945 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद हमारा रिलेशन जैसा यूएसए के साथ हुआ, डेवलप स्टार्ट होना हुआ, वैसे ही यूएसएसआर के साथ भी हमारा रिलेशंस जो है वो बनना स्टार्ट हुआ. अगर हम बेसिक एक सिनॉप्सिस देख ले या इंट्रोडक्शन देखें इंडिया यूएसए रिलेशन के बारे में, सो वी कैन से that India-Russia relations have gone through number of phases since the formal establishment in April 1947.
ठीक है, मींस जिस तरह से हम यूएस के बारे में बात करते हैं दैट आवर रिलेशंस आर ओवर ऑलवेज ग्रोन अप, बट एक शार्प या सडन डिप हमको थोड़ा थोड़ा देखने को मिला इन देयर गोज अप। सेम कहानी हमको किसके साथ भी दिखती है, रशिया के साथ भी दिखती है कि हम कुछ फेजेस जो है उन फेजेस में हमारे रिलेशंस जो है वो बड़े स्ट्रांग है, वो बन के निकल गए। Despite repeated projection of its decline following the end of the Cold War, India and Russia's strategic partnership has persisted and indeed some areas has deepened. क्योंकि ये बात हमेशा कही गई इन द रूल ऑफ मोदी, ठीक है, जो 2014 के बाद अगर आपको आइडिया हो, जब मोदी जी यूएस के साथ जाने लगे तो कांग्रेस भी एक समय आके चिल्लाने लगी थी कि रशिया जो इतना क्लोज अलाय है, ठीक है, आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हम भी क्लास में बोलने लगे थे कि यार व्हाट इज हैपनिंग टू रशिया इज नॉट दैट गुड, क्योंकि जब हमें आवश्यकता थी हमारे साथ कौन खड़ा था, रशिया खड़ा था, तो हमें भी रशिया के साथ होना चाहिए। बट जब सच में रशिया को नीड लगी एंड काइंड ऑफ स्टैंड मोदी टुक, वो पूरा के पूरा क्या है, शॉकिंग रहा। और रशिया और जो भी एक साथ लग रहा था, पूरी दुनिया को लग रहा था कि इन दोनों के संबंध लगभग क्या होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। और फिर हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या हुआ, एक कहते हैं शार्प फ्लाइट जो है वो उसने ले लिया। एंड दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी इन द लास्ट फ्यू इयर्स हम ऐसे कई सारे डिक्लाइंस देख चुके हैं। बट हाँ, अभी भी हमारे जो रिलेशन है वो काफी गहरे हैं। वर्ल्ड में सबसे सपोर्टिव नेशन के बारे में अगर चर्चा की जाए इंडिया के डेवलपमेंटल पाथ में, तो उसमें आप यूएसएसआर का नाम या रशिया का नाम सबसे पहले लिख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं होगा। अगर अगेन वी the brief argue that this could only mean that there is a plastic geopolitical logic for both countries preserving and strengthening their ties, तो वो तो है, मतलब है तभी तो दोस्ती रहेगी। It gives a historical account of the partnership analysis and the continued relevance for the both countries ponder the impact of the current geopolitical pattern in this relationship. So nowadays what exactly they happen, every nation means in this connected world, मैं कल आपके गैरेटी के बारे में बात कर रहा था, गैरसी ने एक स्टेटमेंट इंडिया को लेके दिया जिसने बोला कि नो वॉर इज फार अवे फ्रॉम एनीवन, ठीक है, हर अगर कहीं भी आग लगा है तो धुआं आप तक आएगा, आग नहीं आई मींस इंपैक्ट तो आप पे होगा, सेम वॉर वाली कंडीशन में भी होगा। सो जिस तरह से इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हम लोग हैं, जिस तरह से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, आपको रिलेशंस बड़े ही फॉर्मली मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते पर आप आपके दोस्त चुन सकते हो। और जब बात दोस्ती की आई तो थोड़ा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा उनको सैक्रिफाइस करके आपके जो रिलेशंस आपने स्टार्ट किए हैं उनको आप आने वाले टाइम पे स्ट्रेंथन कर सकते हो। और ये चीज इंडिया यूएसएसआर का जो रिलेशन है उसमें हमको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। एक हिस्टोरिकल अगर अपन उस एस्पेक्ट में बात करें, दैट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन दैट हाउ वी गोज ऑन। अगर हिस्टोरिकली उसको एक क्रोनोलॉजी के आधार पर देखें, जैसा हम देखना पसंद कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसी के आधार पर चलते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं दैट हाउ इट स्टार्टेड, हाउ इट गोज ऑन एंड व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज वी फेस अलोंग विद द यूएसएसआर और रशिया। सो इंडिया का यूएसएसआर के साथ फॉर्मल रिलेशन जो है वो आजादी से पहले शुरू हो जाता है। ठीक है, इंडिया को जो आजादी इंडिपेंडेंस मिला वो मिला 15th of August 1947 को। We got independence on what date? 15th of August 1947। रशिया के साथ हमारे जो रिलेशन है वो रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं इन दी अप्रैल 1947, मींस 3 to 4 months बिफोर ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो एक हमारा ऑफिशियल जो एस्टैब्लिशमेंट है, फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो अप्रैल 1947 में स्टार्ट हो जाते हैं 4 months प्रायर टू द मींस व्हाट आवर इंडिपेंडेंस। अब ये जो रिलेशंस बने ये बहुत कोई फर्म नहीं है, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस साथ में थे तो बन गए, संबंध बना लिए। जैसे नहीं होता कि आप किसी ट्रिप पे गए हो, 2-4 लोग आपको मिलते हैं, आप दोस्त बन जाते हो, उनके नंबर भी आप अपने, कई बार तो ऐसा होता है बिना ट्रिप पे ट्रेन में ही सफर कर रहे हो तो रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाता है, बातचीत में बड़ा अच्छा होता है, दोनों एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेते हो, बाद में कभी बातचीत नहीं होती। तो वैसा ही इंडिया और इन दोनों के बीच में था। ये जो अर्ली डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे दे वर द नेग्लिजिबल, इनका कोई मायना जो है वो मायना नहीं था। लेटर पीरियड में ये दौर लगभग 7 to 8 इयर्स तक चला। जो फॉर्मल एक रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ वो हुआ इन द ईयर ऑफ 1955। कब हमारे अच्छे से रिलेशन एस्टैब्लिश हो पाए? 1955 के आसपास इन द ईयर, ठीक है, इंडिया यूएसएसआर रिलेशन, ठीक है, विद द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू विजिटिंग मॉस्को इन जून 1955। और उसी समय वहां के जो प्रीमियर थे जिनका नाम है निकिता खुर्शचेव, ठीक है, जो कहा
क्या है, वो रेसिप्रोकल विजिट, इंडिया में आकर विजिट करते हैं और उसके साथ हम दोनों की जो बेसिक रिलेशन है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये निकिता नाम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, निकिता करके उसको प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, दैट्स नॉट निकिता, ठीक है। तो दोनों का रिलेशंस बनता है और उसके साथ हमारे जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश होना शुरू होते हैं और वो आने वाले 2 to 3 डिकेड्स तक क्या है वो आगे उसी आधार पे कंटिन्यू होते हैं। वरना आप निकिता देख के कंफ्यूज हो जाए तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं। सो हु इज निकिता, तो ये वहां के प्रीमियर के तौर पे काम करता है, ठीक। ये 1955 वाज द ईयर जब हम दोनों के बीच में फॉर्मल क्या स्टार्ट हुआ, जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट हुआ। ऐसे तो कब हो गया था 47 में, बट 47 to 55 देयर इज नो सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज देयर। बट सेम चीज अगर मैं यूएसए के साथ देखूं तो यूएसए के साथ हमारे रिलेशन बेसिकली 1949 से क्या हो चुके हैं, स्टैब्लिश हो चुके हैं। जो 59 में उनकी विजिट के बाद क्या हुए, ठीक है, जब यूएस प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट किए तब और बढ़े, और उससे पहले 55 में कौन विजिट कर गया, वहां जो रशियन या यूएसएसआर के जो प्रीमियर या हेड थे वो इंडिया के विजिट कर गए। ये रिलेशंस को एक स्ट्रेंथन जो है वो मिला, ठीक है, किसके बाद में, उनकी विजिट के बाद। जब रिलेशनशिप डेवलप की तो उस डेवलपमेंट के पीछे एक सिंपल सा रखा कि हम क्या करने वाले हैं, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो है वो मेंटेन करने वाले हैं। उनके पांच डायमेंशंस जो वो डायमेंशंस तय की गई। कौन कौन से 5 पिलर्स बनाए गए, तो पहला पिलर था आपका स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, दूसरा था इकोनॉमिक रिलेशनशिप, तीसरा था डिफेंस कोऑपरेशन, और फिफ्थ था कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी फोर्थ था कोऑपरेशन इन science and technology, and fifth tha cultural and people to people relations. So there are the 5 different dimensions were set in the history of इंडिया रशिया या इंडिया यूएसएसआर जो रिलेशन था उस इंडिया यूएसएसआर रिलेशनशिप। और अब आने वाला जो काम हुआ वो काम किस आधार पे हुआ, तो इन्हीं 5 अलग अलग डायमेंशंस के आधार पे हुआ। तो यहां तक चीजें क्लियर है, हाउ इट स्टार्टेड। तो देखो इसमें समझाता, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का ये जो फर्स्ट क्लास था उसके अंदर भी समझाया। जब क्या होता है आप एक अकेले पार्ट पे काम करते तो हम अलायंस कहते हैं। फिर जब आप दो देशों के नेशन में वर्ल्ड में चल रहे किसी भी फ्रंट पे अलग अलग अपने मतलब को लेकर आप क्या है हर फ्रंट पे जब काम कर रहे होते तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कहते हैं। जिसमें मेन जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो आपका डिफेंस वाला जो सेगमेंट है वो प्ले करता है। सो देयर आर द 5 डायमेंशंस। अगर मैं हल्का सा रिकैप करूं तो क्या हुआ, हमने बेसिक जो फॉर्मल रिलेशन एस्टेब्लिश किए वो 1947 में विजिट एस्टेब्लिश किया। हमारा जो फर्म रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ वो हुआ कौन से ईयर में, 1955 में, जब हमारे नेहरू कहां विजिट करके आए, रशिया, और रशियन प्रीमियर था वो कहां विजिट करने आए, वो इंडिया विजिट किया। तो जो एक रेसिप्रोकल हमारा रिलेशनशिप था उससे हमारा जो बेसिक रिलेशन है वो डेवलप हुआ। और वो डेवलप होने के पीछे हमने बेस क्या रखा, तो हमारा बेस था दीज आर दी 5 फंडामेंटल पिलर्स। अब आने वाला उसके बाद जितना भी रिलेशन है वो हमारा इन्हीं 5 पिलर्स पे डेवलप हुआ, जिसको आप क्रोनोलॉजिकली भी देखें या हम ओवरऑल देखें तो समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात किया जाए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के बारे में, तो ये इसलिए था क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे ग्रुप बन रहे थे अलग अलग लेवल पे और हमको एक दूसरे की आवश्यकता थी। ग्रुप कैसे बन रहा था, उस समय चाइना जो है, उस समय चाइना का रशिया के साथ इशू चल रहा था, ठीक है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा था, पाकिस्तान और यूएसए जो है वो दोनों साथ साथ हो रहे थे। तो इन सभी पाकिस्तान यूएसए साथ साथ हो रहे थे और यूएसए और रशिया का क्या चल रहा था, इशू चल रहा था। सो देयर इज अ बेसिक ग्लोबल आउटलुक जो था ना वो हर दूसरे के साथ में क्या था, हर एक दूसरे से कट्टी होके घूम रहा था। तो अब यहाँ पे क्या बनाना था, रिलेशंस मेंटेन करना था और यहीं से हमारे स्ट्रेटेजिक जो टाइज है वो स्टार्ट होते। कहां से, सो व्हाइल इंडिया एंड द यूएसएसआर डिड नॉट शेयर सिमिलर आइडियोलॉजी। अब यहाँ पे एक टर्म यूज होता है सिमिलर आइडियोलॉजी, इसका मतलब हम लोगों का जो बेस है वो तो सेम है सोशलिज्म का, बट अभी रशिया किस, यूएसएसआर किस पे चल रहा है, कम्युनिस्ट पे चल रहा है, इंडिया किस पे चल रहा है, सोशलिज्म पे चल रहा है। तो वी डू नॉट शेयर कॉमन आइडियोलॉजी, द आउटलुक टुवर्ड्स द ग्लोबल पॉलिटिक्स दे हैड द कॉमन कंसर्न, ठीक है। इंडिया है कॉज टू वरी विद द यूएस पाकिस्तान bonhomie, while सोवियत यूनियन शो यूएस एज अ एम्प्लीकेबल फोई। तो इन दोनों कंडीशन में किसके, यूएस और पाकिस्तान के चक्कर में ये दोनों क्या है, साथ में है। 1960s में देयर इज अ डिटोरेशन ऑफ रिलेशनशिप इन बोथ कंट्रीज विद चाइना।
ठीक है, चाइना के साथ क्या हुआ, दोनों के रिलेशंस खराब हुए और उस चाइना के साथ रिलेशन खराब होने से दोनों जो देश हैं वो दो एक दूसरे के क्या आ गए, साथ आ गए. Then the Soviet Union would emerge as the critical partner of India using veto power multiple times. ठीक है, इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, ऑन द इश्यू ऑफ गोवा. स्टार्टिंग में जब गोवा को हमने कैप्चर किया तो किसने वीटो कर लिया, रशिया ने वीटो किया, यूएसएसआर ने वीटो किया. देन ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर, इन ऑन द इश्यू ऑफ बांग्लादेश. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी भारत का कोई मैटर कहां गया, आपका यूनाइटेड नेशन में गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया, तो यूएस ने बढ़ चढ़कर किसका सपोर्ट किया, भारत का सपोर्ट किया. एंड दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजिक रिलेशन इज, कि जब भी आपको आवश्यकता पड़े किसी क्रिटिकल टाइम पे तो क्या हो, कोई बंदा आपके साथ खड़ा हो. तो उस तरह से क्या हुआ, एक बेसिक हमारा जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रिलेशन में देखने को मिला. यस, देखो आइडियोलॉजी सेम था, बट हुआ क्या, 1960s का जो दौर था उसमें जो चाइनीज प्रीमियर थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो एक्सपांशनिस्ट इन नेचर थी. ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा पता हो तो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं. तीनों क्या करते हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री शेयर करते हैं. तो इन दोनों के बीच में रशिया की उस 1960s की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी के कारण यूएसएसआर के साथ उसके क्या आना स्टार्ट हो गए, कंसर्न्स होना स्टार्ट हो गए. तो ऐसा नहीं था कि हमेशा चीजें इशू में, बट 1960s का जो दशक था ना, तब जो चीजें थी वो थोड़ी सी बिगड़ना स्टार्ट हो चुकी थी. डन. आगे अगर बात की जाए तो जिस तरह से रशिया ने इंडिया को हेल्प किया, इंडिया ने भी किसको हेल्प किया, रशिया को हेल्प किया. ठीक है, इंडिया रेसिप्रोकेटेड बाय द अब्सटेनिंग इन द वोट अगेंस्ट यूएसएसआर ड्यूरिंग हंगरी क्राइसिस इन 1956 एंड चेकोस्लोवाकिया इन 1968. ठीक है, ये दो क्राइसिस क्या किसी दिन समझाएंगे आपको बिठा के. तो जब रशिया को, यूएसएसआर को हमारी आवश्यकता लगी, हम भी उनके साथ खड़े हुए. अब हम दोनों के बीच में चीजें आगे बढ़ी और इन द ईयर ऑफ 1971 वी साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इन 1971. और उसके बाद हम दोनों की जो पार्टनरशिप है, जो संबंध है, वो और थोड़ा सा क्या हो गया, वो और गहरा हो गया with the particular treaty. It included a critical security provision under which both would abstain from providing any assistance to any third party that engage in armed conflict with their other party. ठीक है, दोनों किसी ऐसे देश की मदद नहीं करेंगे जो क्या है, किसी भी एक देश को क्या करने वाला है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट में आने वाला है. इन द सेंस समझिएगा, अगर मान लो पाकिस्तान और इंडिया का क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है, तो रशिया किसको हेल्प नहीं करेगा, पाकिस्तान को हेल्प नहीं करेगा. और यही इंडो चाइना वॉर में हुआ. बाद में चाइना के रिलेशन अच्छे हो गए, किसके साथ में, रशिया के साथ में. तो रशिया ने किसको हेल्प नहीं किया, चाइना को हेल्प नहीं किया. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन. तो इसमें एक दूसरे को असिस्ट करने की बात इन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में की गई. सो हमारा जो पहला पिलर था स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, जहां हम दोनों ने क्लोज बाउंडिंग जो है वो बाउंडिंग डेवलप की ऑन द बेसिस ऑफ अवर पर्सपेक्टिव इन द ग्लोबल वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन. थिंग इज क्लियर. एक सिंपल सा कहा गया, जब ट्रीटी, हम दोनों के बीच में एक संबंध बना, एक बेसिकली एक पैक्ट साइन हुआ, जिस पैक्ट को हमने क्या नाम दिया, कि देयर इज अ ट्रीटी ऑफ पीस. ठीक है, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन. ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करके रखेंगे. ठीक है, देन हम फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन दोनों रखेंगे अलग अलग फील्ड में. इसमें एक प्रोविजन था, वो प्रोविजन था कि जो दोनों देश हैं, एक तरफ आपका कौन, इंडिया, और दूसरा जो है वो रशिया, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं. ठीक, ये दोनों किसी ऐसे देश की मदद नहीं करेंगे, किसी थर्ड नेशन की, जो क्या करने वाला है, इनमें से किसी के साथ भी कोई वॉर वेज कर सकता है. जैसे समझिएगा, रशिया को डर है कि यूएसए उस पर अटैक कर देगा, तो उस समय इंडिया किसकी हेल्प नहीं करेगा, यूएसए की मदद नहीं करेगा. ठीक है, अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो इंडिया किसकी मदद नहीं करेगा, यूक्रेन की कोई हेल्प नहीं करेगा. ठीक है, तो ये हमने इसमें बात की. जब हमारा पाकिस्तान के साथ बैटल हुआ तो रशिया किसको मदद नहीं करेगा, पाकिस्तान को मदद नहीं करेगा. जब हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ, ऑल्दो चाइना और रशिया जो है दोनों के अच्छे संबंध है, पर चाइना ने किसका मदद नहीं किया, रशिया ने किसका मदद नहीं किया, तो चाइना का मदद नहीं किया. तो ये सिचुएशन हमने देखी, एंड दैट वाज द लास्ट पॉइंट. क्लियर है. चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं.
स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में ऐसा एक बेसिकली एक और था, इन द इवेंट ऑफ द आइदर पार्टी बीइंग सब्जेक्टेड टू द थ्रेड, देयरफॉर हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज स्मॉल इमीडिएट एंटर इनटू they shall, the all contracting party immediately enter into the mutual consultation in order to remove such threat and to take appropriate effective measure to ensure peace and security of their countries. सिंपल सा पॉइंट कहता है कि अगर ऐसा कोई थ्रेट पनपता है तो उस कंडीशन में दोनों देश आपस में बैठ के बात करेंगे और वो जो थ्रेट है उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है और उस रीजन में पीस मेंटेन हो जाए, उसके लिए भी दोनों नेशन क्या करेंगे, साथ में काम करेंगे. द प्रोविजन वाज देयर इन व्हाट, द पर्टिकुलर ट्रीटी. Soviet assistance would also prove instrumental in keeping us, US and China, out of 1971 war with Pakistan. इसका फायदा क्या मिला, इसका फायदा हमें मिला इस वॉर के अंदर दोनों ने मींस न तो जब, क्योंकि यूएस क्या हुआ, चाइना और दोनों की मदद करने वाला था, सॉरी यूएस और चाइना दोनों किसकी मदद करने वाले थे, पाकिस्तान की. बट यूएसएसआर के कारण दोनों क्या नहीं आए, दोनों पूरे बैटल में नहीं कूदे. इसको आखिरी में एक बार और समझेंगे कैसे युद्ध हुआ था और क्या इन दोनों ने अलग अलग लेवल पे किया था. फिर all factor considered, into no surprise that India's partnership with USSR emerged as the focal point in its foreign policy. तो ये जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं दैट कि इंडिया का जो रिलेशन है किसके साथ में, यूएसएसआर के साथ में, वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है. थिंक इज क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ. ट्रीटी टूट जाएगी. देखो क्या होता है, ऑब्लिगेशन ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कोई टूट, आपके बीच में संधि साइन हुआ, आपने नहीं माना तो आप उसको हाई कोर्ट ले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट ले जाओगे, आईसीजे ले जाओगे, ऐसा नहीं होता. होता है कई म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में, बट ट्रीटी में नहीं. हाँ, हम अच्छे हैं, हमने बात की कि हम एक दूसरे के साथ वादे कस्में जितनी भी होते हैं, मतलब फिर आई गई बात वहीं पे, संबंधों की बात कहीं से भी उठाओ, ठीक है, आखिरी में एग्जाम्पल तो वहीं आ जाना है. तो आप कितने भी 7 जन्म साथ रहने की कस्में खा लो, ठीक है, वो जब संबंध विच्छेद होंगे तो होंगे, नहीं बनी तो विच्छेद होगा. दैट व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज. ठीक है, बनी तो ठीक है, पर जब कस्में खाई जा रही होती है तब तो फिर क्या है, चांद तारे सारे ही टूट के आ जाते हैं, है ना. पर इंडिया ने तो कहा था ना कि वो ना तो यूएसए के साथ है और ना रशिया के साथ है, तो इसमें वो उसने द पॉइंट इज वेरी गुड, बट द थिंग इज साथ होने का 2 तरीका होता है. ठीक है, पहला कि हम किसी के ग्रुप में हैं, ठीक है, मीन्स हमने क्या कर लिया, हम यूएसएसआर के साथ में हैं, हम यूएसए के अगेंस्ट में हैं. ठीक, हमने यूएसए के साथ भी रिलेशन मेंटेन किए, हमने किसके साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन की, रशिया के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन की. हम दोनों में से किसी एक ग्रुप के साथ नहीं जुड़े. ठीक है, हम वो बड़े एक नॉर्मल, हमने एक बड़ा फेयर प्ले खेला कि हम ना तो बीजेपी से विरोध में गए ना कांग्रेस के साथ विरोध में गए. ठीक है, जैसे नायडू, ठीक है, आजकल देख रहे हो ना नीतीश कुमार, वो दोनों के साथ है, जब आवश्यकता लगे तो अब दोनों बड़े लाड़ पुचकार के रखते हैं किसको, नीतीश कुमार को, कि कभी चच्चा बदल के वापस किस में आ जाए, इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए तो काम हो जाए. तो इंडिया ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इंडिया ने यूएसए के साथ भी रिलेशन मेंटेन किए, इंडिया ने किसके साथ भी रिलेशन मेंटेन किया, यूएसएसआर के साथ भी. अब हुआ ये, हमने हमारा रिलेशन किस आधार पर मेंटेन किया, हमारी स्थिति के आधार पर. इंडिया की पोजीशन क्या थी, India's population is growing too fast. India is an undeveloped nation. ठीक है, बहुत पोटेंशियल है पर पैसा ही नहीं है. जब इस वाली कंडीशन में पोटेंशियल का क्या करेंगे, पैसा चाहिए ना, और पैसा सारा यूएसए देगा तो डोमिनेंस कौन बताएगा. तो हमने पैसा यूएसए से भी लिया, हमने पैसा यूएसएसआर से भी लिया, हमने पैसा उससे भी लिया जो हमको लूट के ले गया, हमने यूके से भी क्या किया, हमने ब्रिटेन से भी असिस्टेंस लिया, और उस आधार पे हमने इंडिया को बिल्ड करने का हमारा एक ही मकसद था, डेवलप्ड इंडिया. क्या मकसद था हमारा, डेवलप्ड इंडिया. और उस डेवलप्ड इंडिया का जो मकसद है उसमें जो जो चीजें काम में आ रही थी उन हर चीज पे हम काम कर रहे थे, और उसके लिए हमें यूएसएसआर की आवश्यकता थी, इसलिए हम यूएसएसआर के साथ भी क्या कर रहे थे, रिलेशन मेंटेन कर रहे थे. और उसके पीछे अभी आगे बताऊंगा कि क्यों हम दोनों के संबंध ज्यादा क्यों बने. ठीक है, बाकी लोगों, क्योंकि 2 अलग अलग ध्रुव थे, ठीक है, 2 अलग अलग पोल है, किस आधार पर समझेगा, एक तो आपका पूरा के पूरा वेस्ट है, ठीक है, एक तो पूरा के पूरा आपका क्या है, वेस्ट है, और दूसरा आप जिसको आप नॉर्थ नाम दे सकते हो.
क्या नाम दे सकते हो, नॉर्थ दे सकते हैं। ये नॉर्थ में आपका रशिया हो गया और ये पूरा वेस्ट में आपका क्या हो गया, पहले तो यूरोप और यूरोप के बाद अमेरिका एंड ऑल आ गया। तो हमारे रिलेशन वेस्ट के साथ ज्यादा अच्छे नहीं रह पाए, ठीक है, हमने कोशिश बड़ी की, पर क्यों, क्योंकि ये वेस्ट वाले कैपिटलिस्ट थे। क्या थे ये, कैपिटलिस्ट। जैसा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप जाते हो ना शॉपिंग मॉल वगैरह में, ठीक है, आप दो तरह की जगहों से जाके कपड़े खरीदते हो। एक आप कहीं सती गेट वगैरह चले गए उज्जैन में के आधार पे, ठीक है, आप सती गेट गए, उसने बोला क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट 1,000 का है, आप उससे बागेन वागेन कर करके कहाँ से ले आए, तो उसको 700 750 में खरीद के ले आए। वहीं आप किसी मॉल में गए, जारास पे चले गए, जारास पे जाके आपने सिंपल एक स्कार्फ देखा, ठीक है, उस पे लिखा था 5,500, आपने उस पे 5,500 399 जो भी मीन्स या 599 लिखा था, 599 लिखा था लास्ट में, तो आपको कितना पे करना पड़ा, 590 या 5,599 पूरा पे करना पड़ा। आपको ₹1 का भी आखिरी में आके कोई डिस्काउंट नहीं मिला। क्यों नहीं, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, उनका कोई माँ बाप नहीं है। तो ये हमारे वेस्ट के साथ संबंध क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि इनका कोई, ये फुल कैपिटलिस्ट है, ठीक है। ये नॉर्थ वाले तो ये हमारे जैसे थे, इन्हें बोला कि 7.5 तो ना तुम्हारी ना हमारी, है ना, हमने 700 बोला, उनने 800 बोला, हम दोनों ने मिलकर 750 में क्या कर ली, डील फाइनल कर ली। तो हमारा यूएसएसआर के साथ ज्यादा अच्छे से बन पाए। ठीक, ये भी मैं समझाऊंगा कैसे बन पाए आगे, और भी इस चीज को लेके बात आएगी। कहानी क्लियर है? वो था हमारा पहला स्ट्रेटेजिक। सेकेंड है हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप। जब इकोनॉमिक कम करूं इसको, तो मुंह से बोल सकते हो आप लोग, शरीर को इतना सिकुड़ने से ठंड लगना बंद नहीं होगी, है ना, मतलब उसको और कितना, ऑलरेडी वो लिमिटेड लेवल पे ही है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, सोवियत यूनियन वाज द लार्जेस्ट फॉरेन कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज डेवलपमेंट टिल 1991। ठीक है, सो सोवियत यूनियन से हमको क्या मिला, बहुत पैसा मिला, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था। In 1960s, it played an important role in the development of India's heavy industry. इंडिया का जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, उसमें सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया, यूएसएसआर ने प्ले किया। फिर पावर, कोल, माइनिंग, स्टील, ऑयल एंड गैस, हर चीज में किसने मदद की, हमको यूएसएसआर ने हेल्प किया। हमारा भिलाई स्टील प्लांट हो गया हो, सोवियत यूनियन की हेल्प से बना। इसके अलावा जैसे ओएनजीसी हो गया, भैल हुआ, ये भी हमने किसकी हेल्प से बनाया, कहां से पैसा लेके बनवाया, ये भी हमने यूएसएसआर या सोवियत यूनियन जो था उससे पैसा लेके बनाया। सो हम दोनों की जो रिलेशंस स्टार्ट हुए थे, ठीक है, एज अ फ्रेंडशिप, वो अब कहां तक आ गए, वो पैसे के व्यवहार तक भी हम पहुंच गए। चीजें और आगे बढ़ी। द इकोनॉमिक टाइज वर ब्लोस्टर्ड इन द रूपी रूबल अरेंजमेंट। ठीक है, हमने बाद में आके क्या किया, अरेंजमेंट किया कि हम क्या नहीं करेंगे। पहले उस समय एक बात था कि ट्रेड किस में होगा, यूएसडी में होगा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में होगा। अब यूएसडी का सप्लाई लिमिटेड है, इस सप्लाई लिमिटेड होने के कारण क्या है, यूएसडी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने नया ट्रीटी किया था, हमने क्या किया कि हम आपस में ट्रेड किस में करेंगे, रूपी रूबल वहां की क्या है, ठीक है, करेंसी है, तो हम रूपी और रूबल में ट्रेड करेंगे, जिस कारण से यूएसडी का जो दबाव था, प्रेशर, वो क्या हुआ, वो कम हुआ, और कहीं ना कहीं हमें फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता कम लगी। द अरेंजमेंट कवर्ड ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया रशिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग क्रूड सप्लाईज, ठीक है, वाया इराक, डिफेंस परचेसेस एंड इवन टूरिज्म। हम सब चीजों पे क्या करने लगे, साथ में काम करने लगे। By 1991, the Soviet Union became India's largest trading partner and bilateral trade, जिसमें हम दोनों का bilateral trade कितना हो गया, यूएसडी या $5 बिलियन। आज के समय में $5 बिलियन इज टू लेस, ठीक, बट इन द कंडीशन ऑफ 1991 इट इज टू हाई। ये बहुत ज्यादा था जो हम पर ईयर क्या कर रहे थे, $5 बिलियन का क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे थे। तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक के बाद जो सेकेंड रिलेशनशिप डेवलप हुआ, वो कौन सा था, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। एंड नाउ द थर्ड पिलर जिसमें हमने काम किया, एंड दैट इज व्हाट, डिफेंस। वांट टू से समथिंग? नो, बड़े आगे। तो तीसरा हमारा जो एक एस्पेक्ट डेवलप हुआ, वो क्या था, वो था डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया को क्या हुआ ना, हम जैसे ही आजाद हुए, आजाद होने के बाद 1948 इटसेल्फ जो कश्मीर वाला इशू था, कश्मीर था, उस कश्मीर पे पाकिस्तान सपोर्टेड एक ट्राइब जो है, उसने क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो हमको तो वहीं उससे लड़ना पड़ा। उसके बाद में भी हमें एक जो डर है, वो डर सताता रहा कि हम कभी भी बैटल में क्या है, जा सकते हैं।
फिर 1962 में हम किससे लड़े? चाइना से। देन 1965 में हम किससे लड़े? पाकिस्तान से। 1971 में हम किससे लड़े? पाकिस्तान से। सो ये रिपीटेड बैटल इसलिए हुआ क्योंकि हम उतने मजबूत नहीं थे। ठीक है, ये एग्जांपल मैं लास्ट वाले क्लास में दे ही चुका हूं कि हमारे पास हथियार नहीं थे, तो हथियार नहीं थे इसलिए सामने वाला ऊपर क्या कर रहा था? परेशान करने की कोशिश कर रहा था। सो इस तरह की चीजें हमने क्या है फेस करना स्टार्ट कर दी। अब उसके लिए हमें वेपन्स चाहिए था, और वेस्ट जो है वो वेस्ट बड़ा ही बार्गेन करता था हर चीज को लेकर, सॉरी बार्गेन नहीं करता था, हमारे पास उतना पैसा था नहीं कि हम वेस्ट के साथ क्या करें, काम कर पाए, और उसमें हमें रशिया जो सोवियत है उन्होंने बड़ा मदद किया। So defense constituted a critical part of the Indo-USSR relationship, with the bulk of India's arms purchase coming from the Soviet Union. Four reasons are there that why we selected USSR on the competition of whom? The West. उसके चार रीजन है। पहला, the price offered to India by the USSR were lower than those offered by the West. पहला, ठीक है, जो सामान था वो सस्ता दे रहा था और क्वालिटी वाला दे रहा था। सेकेंड, the evolutionary nature of the Soviet weapon development process, as many upgraded version included features on existing model. ठीक है, ये हमारे लिए क्या था? एक सेकेंड एस्पेक्ट था। उनका जो डेवलप हर चीज को लेके उनके अलग एक पार्ट थे। ठीक है, मीन्स हाई टेरेन में अलग काम करेगा जो हाइट वाला है, जो कोल्ड एरिया वहां पे अलग वेपन्स की आवश्यकता है, डेजर्ट मींस डेजर्ट लैंड वहां पे अलग, तो उस आधार पे इनके अपग्रेडेड वर्जन जो थे वो सारे अवेलेबल थे, तो ये हमारे लिए सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। थर्ड, द सोवियत यूनियन वाज अमेनेबल इंडियन रिक्वेस्ट टू लाइसेंस्ड प्रोडक्शन। लाइसेंस प्रोडक्शन मींस बल्क प्रोडक्शन जिसमें हम कह सकते हैं, beginning with the MiG-21 agreement in 1962, followed by MiG-27 ground attack fighters in 1983 and T-72 tanks in 1980s. जब भी हमें बल्क प्रोडक्शन की आवश्यकता लगा, किसने हमें बल्क प्रोडक्शन करके दिया? सोवियत यूनियन ने बल्क प्रोडक्शन करके दिया। एंड सोवियत विलिंगनेस टू एक्सेप्ट बार्टर अरेंजमेंट अंडर विच India's exports in categories such as industrial consumer goods were acceptable, means हमने बोला कि एक तरफ आप हमें क्या दो? वेपन्स दो, और उसके बदले में हमसे भी सामान खरीदो। ऑल दो रशिया के पास सब कुछ है, तो उन्होंने फिर भी हमारी बात को क्या किया? एक ट्रेड रिलेशन के तौर पे एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप इंडिया का बना, किसके साथ में? यूएसएसआर के साथ में। एंड दैट इज व्हाई वी चूज आर यूएसएसआर एज अवर डिफेंस पार्टनर, क्योंकि अच्छा दूसरा पार्ट्स बड़े सस्ते दे रहा था, मेंटेनेंस दे रहा था, सारी चीजें इतनी अच्छे से प्रोवाइड कर रहे थे, और वेस्ट उस समय बड़ा कॉलर ऊंची करके घूम रहा था, वो अपने कंडीशन से नीचे नहीं आ रहा, तो रियलिटी भी था। इंडिया इतना भी उस समय इंपॉर्टेंट नहीं था वेस्ट के लिए कि वो क्या करे, इंडिया को इतनी इज्जत दे। आज है, आज हम बोलते हैं कि हमको टेक्नोलॉजी दो, वो बोलते हैं हाँ ले लो। आज तो हम क्या बोल रहे, कुछ भी मांग ले तो सारे वेस्ट वाले क्या देने को तैयार है, क्योंकि उनको मालूम है इंडिया इज सो इंपॉर्टेंट। उस समय नहीं था, तो उस समय जब हमारा कोई नहीं था तब हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? यूएसएसआर वाज देयर विद इंडिया। सो दिस इज हाउ इंडियाज कोऑपरेशन इन व्हाट? डिफेंस डेवलप। द थर्ड पिलर वाज ऑफ साइंस एंड टेक। पहला भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला शर्मा, राकेश शर्मा, नाम सुना है? किन के साथ गए? यूएसएसआर के साथ। ठीक है, तो हम दोनों का जैसे साइंस जो कॉपरेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो राकेश शर्मा जी से देख सकते हो, जहां जिनको कहां ले जाया गया? जिनको अंतरिक्ष में ले जाया गया। So underpinned by the Science and Technology Agreement of 1972, a joint working group on science and technology was set up to coordinate the activities between the two nations. The Integrated Long-Term Program of Cooperation, ILTP, the largest bilateral science and tech program that India had to enter in any country at the time, was implemented in 1987. With whom? With the USSR. Within the framework of ILTP from 1984 to 1989, the two countries jointly developed 112 themes in 22 priority scientific areas, including solar energy use, metallurgy, metals manufacturing, high pressure physics, मेट्रोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। तो हर फील्ड में हम लोगों ने क्या किया? अलग अलग जो हमारे रिक्वायरमेंट थी स्टडीज की, उस पर दोनों ने साथ में मिलकर काम किया, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज किया। कोई भी रिलेशन तब तक बहुत अच्छा फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा जब तक जो लोग है ना, वो लोग
एक दूसरे के साथ कनेक्शन में ना आए, ठीक है, पीपल उसको एक्सेप्ट न करे। आज हमारे यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन के पीछे हमारा डायस्पोरा है। एक बड़ा इंडियन का जो तबका है वो कहाँ रहता है, वो अमेरिका में रहता है। इस कारण से हमें मजबूरी है कि हम रशिया के मींस यूएसए के साथ क्या करें, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करें, हम वेस्ट के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करें। और रशिया के साथ भी हमें यही करना था। तो हमने क्या किया, हमने कल्चरल और पीपल टू पीपल रिलेशंस के बारे में भी क्या की, चर्चा की। आपने कुछ फिल्में देखी हो पुरानी राजकुमार के समय की, आपने कभी सर्कस देखी हो, जोकर देखी हो, बहुत पुरानी फिल्म है जो राजकुमार पुरानी, उसमें क्या आपको रशियन मॉडल्स दिखेगी काम करते हुए, रशियन स्टार्स दिखेंगे। ये कब से चालू हुआ, वो तब से, तब हम दोनों का क्रॉस कल्चर जो ट्रेंड है वो क्या था, वो उस समय से चल रहा था। सो टू कंट्रीज हैव एक्सटेंसिव एकेडमिक एंड आर्टिस्टिक कल्चर एंगेजमेंट। राइटर्स लाइक लियो टॉल्स्टॉय, इनका नाम सुना है ना, ठीक, क्या कौन सा बुक लिखा है, very good. So Leo Tolstoy, Alexander Pushkin had a profound influence on Indian literature. हमारे कई सारे लिटरेचर में इनको देखने को मिलेगा। और सिमिलरली रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी एंड अदर फाउंड रेजोनेंस अमंग द रशियन लीडर्स। तो ये दोनों को हम क्या करने लगे, दोनों एक दूसरे के देशों में पढ़ा जाने लगा। The Soviet Union also contributed in India's education, providing the cheaper books of math, science and education as a transferable well-known Russian writers. ठीक है, जो बड़े बड़े राइटर्स थे उनकी किताबें उन्होंने क्या किया, इंडिया को प्रोवाइड की और हमारा जो कल्चरल रिलेशन है उसको बढ़ाया। इसके साथ इंडियन फिल्म फेस्टिवल वर आल्सो रेगुलरली फीचर्ड इन द यूएसएसआर एंड द मेनी इंडियन मूवीज बिकेम हाउसहोल्ड नेम्स। ठीक है, जिसमें अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, राजकुमार, इनकी फिल्में वहां दिखाई जाने लगी। और हम दोनों के देशों के बीच में जो फिल्म है, वहाँ के कई सारे जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने इंडियन फिल्म है उनको प्रोड्यूस किया और एक वो रिलेशन है, उसको रिलेशन को क्या किया, एक्सपांड किया। The Soviet Union emerged as a popular location of technical, medical and scientific studies, resulting in many Indians, doctors, engineers being trained in the USSR. आज भी हो रहे हैं, आज भी यूएसए से जा रहे हैं। होता है, जैसे नहीं, कई बार बेसिक में नहीं, बट जहां थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट होता है वहां होता है। जैसे चलो तुम्हें यूएसएसआर के साथ नहीं पता, मैं चाइना के साथ बता दूं। आपने जैकी चैन की मूवी देखी होगी, जैकी चैन और सोनू सूद की 2 फिल्में साथ में आई हैं, सोनू सूद और जैकी चैन की साथ में आई। मल्लिका शेरावत का नाम कभी आप लोगों ने सुना हो, एक पुरानी एक्ट्रेस है, ठीक है, मल्लिका शेरावत और जैकी चैन की साथ में फिल्म आई है। फिर आपने चांदनी चौक टू चाइना का नाम सुना होगा, ठीक है, वो तो सबने ही देखी होगी। वो चांदनी चौक टू चाइना में आपको चाइनीज से एक पूरा के पूरा कल्चर दिखाया गया। ये सब क्रॉस कल्चरल मूवीज थी, ठीक है, जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, सपोर्ट किया था कि ऐसी फिल्में बने। उससे होता क्या है, लाइक चांदनी चौक टू चाइना, उसमें चाइना में कुछ गलत नहीं बताया गया चाइनीज कल्चर को लेकर, वो चाइनीज एनरिच कल्चर को समझाया गया, ठीक है। फिर वैसे ही जैकी चैन की फिल्म में हो, या क्योंकि मैंने नहीं देखी तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या दिखाया मुझे नहीं पता, बट हाँ इतना जरूर पता है कि जैकी चैन सोनी सूद के साथ में फिल्म आई है, जैकी चैन मल्लिका शेरावत के साथ में फिल्म आई है, और ऐसा अलग अलग देशों के साथ हम फिल्म मेकिंग करते हैं। उससे एक दूसरे के देश के बारे में जानने को मौका मिलता है, ठीक है, हमारा कनेक्शन जो है वो कनेक्शन बढ़ता है। उन लोगों को मार्केट मिलता है तो वो हमको प्रायोरिटी देते हैं। जैसे आज हॉलीवुड इंडियंस को प्रायोरिटी देता है कई मामलों में, क्यों, क्योंकि उनको बड़ा मार्केट दिखता है यहाँ पर, ठीक। बढ़े आगे। सो दीज आर द 5 pillars on which India USSR relations were made or established, ठीक। थिंक इज क्लियर टिल नाउ, कोई डाउट है? चाइना का इन्फ्लुएंस क्यों नहीं आया यूएसएसआर पे? जो चाइना और इंडिया के शुरू से कंफ्लिक्ट हो गए, वॉर हो गई, अब इतना सपोर्ट यूएसएसआर इंडिया को कर रहा है, तो उसमें चाइना ने कुछ इशू नहीं किया? नहीं, क्यों करेगा, हम ये तो हमेशा चलेगा। जो बड़ा देश है वो एक से ज्यादा लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करके चलता है। आपको पसंद हो तो ठीक है, नहीं पसंद हो तो भी ठीक है। इंडिया को पसंद हो तो भी अमेरिका पाकिस्तान साथ में है, इंडिया को नहीं पसंद तो भी अमेरिका और पाकिस्तान साथ में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्फ्लुएंस रहा, बट इतना कोई मींस ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा। इंडिया और रशिया का अलग रिलेशन है, इंडिया और चाइना, सॉरी रशिया और चाइना का अलग रिलेशन है, तो दोनों के रिलेशन का पैटर्न अलग है, तो उस आधार पे आप देख सकते हो, ठीक है। और ये सब बढ़िया चला, और फिर आखिरी का जो आपका पार्ट आता है रिजल्ट, उसमें शायद आपका कॉलिजन मींस कोलैप्स आ जाता है 1991 का। यहां तक क्लियर है कहानी?